एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर का मैंने आई थिंक इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया था एंड मैंने सारे जो भी पॉइंट्स थे जो इसमें इंपॉर्टेंट थे वो मैंने अंडरलाइन करवाए थे एंड लाइन बाय लाइन मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करवाई थी और हर एक लाइन की मीनिंग भी समझाई थी और जो जो लाइन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने अंडरलाइन करवाया था एज यू कैन सी। तो जिसने भी वो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट वाला वीडियो देखने के बाद ही आप सेकंड पाइएगा, वरना फिर समझ में नहीं आता है कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक हुआ था। आई थिंक मैंने हाँ पेज नंबर 5 तक मैंने करवा दिया था। आई एम सॉरी अगर थंबनेल में पेज नंबर 4 तक मेंशन है, पेज नंबर 5 तक मैंने करवा दिया था और आज मैं पेज नंबर 5 से स्टार्ट करूंगी। बेसिकली आज मैं ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करूंगी। उसके बाद से 2 और क्लासेस लगेंगे जिसमें एक में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज और एक में टैक्सोनॉमिकल एड्स। या ये 2 कैटेगरी, ये 2 जो सब पार्ट्स है चैप्टर के, वो सब पार्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में। मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड लेक्चर है, 2 लेक्चर्स और होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। इसके बाद से मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँ या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, मैं पोल करवा दूंगी आज। आप लोग पोल में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करना है या फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो पेज नंबर 5 तक मैंने करवा दिया था। अगर 5 तक में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना हो तो। अदरवाइज मैंने ट्राई किया था कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की जितनी भी अच्छी एक्सप्लेनेशन हो सकती थी और जो भी एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन हो सकती थी कम से कम टाइम में, मैंने वो करवा दिया है। इट्स अ काइंड ऑफ अ रिविजन क्लास। मतलब अगर आप एनसीईआरटी अभी तक रीडिंग नहीं की है या फिर एनसीईआरटी से आपने कोई वन शॉट नोट्स नहीं बनाया तो आप वो बना सकते हैं। इट्स बेसिकली रिविजन क्लास। Okay, so let's start our today's lecture with the diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it a potted plant, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, which is the microorganisms. But they all are around you. If you increase your area, you make your observation in the range of the variety of the organisms that you would increase. बेसिकली हम जब भी अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है ऑर्गेनिजम्स की। या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हमें दिखते नहीं है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो हमें दिखते नहीं है, बट स्टिल उनमें बहुत 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 ज़्यादा लार्ज वैरायटी प्रेजेंट है। बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोब्स हम डे टू डे लाइफ में उन्हें फेस करते हैं, बट हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है विच इज द गुड वन, और कुछ बाहर है जो कि हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। प्लांट्स में भी बहुत सारे टाइप्स के आप लोग प्लांट्स देखते होंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, लंबे लंबे ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, कोई फ्लावर वाले प्लांट्स, कोई नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट वाले प्लांट्स, नॉन जो फ्रूट्स नहीं देते हैं वो वाले प्लांट्स। बहुत सारी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ऐसा टास्क मिले कि आपको अपनी लोकेलिटी में, मतलब अपने कॉलोनी में जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के आपको नेम लिखने हैं और कितने टाइप के प्लांट्स या फिर एनिमल्स आपके लोकेलिटी में है, आपकी कॉलोनी में है, आपको वो लिखना है। तो आई एम श्योर इसी में बहुत लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होंगे किसी के पास, किसी की कॉलोनी में, किसी की कॉलोनी में बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स होंगे। तो फिर जब आपको सिर्फ आपकी कॉलोनी मिलती है तब आपको बहुत सारे चीज़ों के नाम लिखने होते हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप अपना एरिया बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कॉलोनी से हटा के आपको मैं एक जंगल दे दूँ और मैं उसमें बोलूँ कि सारे प्लांट्स के नेमिंग करने के लिए या फिर सारे जो भी एनिमल्स उसमें उसके नेमिंग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसका ये मतलब है कि जितनी ज़्यादा जगह बढ़ती है, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करते हैं। वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जो भी एरिया में हम लोग को चीज़ों को देखना है, जो भी ऑब्जर्वेशन करनी है जिस भी एरिया में, उसका वो कितना बड़ा एरिया है, इस पे डिपेंड करता है कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कितने सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो वहाँ मिलेंगे। सो यहाँ पे एक लाइन है एनसीईआरटी में कि जितना अगर हम अपना एरिया इंक्रीज कर देंगे तो दैट if you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of the organisms that you see would increase. मतलब जो एरिया जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन करनी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
वहाँ मिलने वाले वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के, वहाँ पे जो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much larger number and kinds of living organisms in it. As I said कि अगर आपको एक जंगल दे दूं मैं ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसमें आपको बहुत सारे वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. आइदर इट इज लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स. Each different kind of plants, animals or organisms that you see represents a species. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम उन सबकी स्पीशीज देखें, मतलब हर एक जो प्लांट्स या जो भी एनिमल्स हम ऑब्जर्व करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जो ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने आप में एक स्पीशीज है. अगर हम उन सारे स्पीशीज को काउंट करें कि अभी तक कितनी स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, तो वो 1.7 टू 1.8 मिलियन के आसपास है, जितनी स्पीशीज अभी तक हमने डिस्कवर कर ली है. ऐसी बहुत सारी और स्पीशीज है जो अभी हमें डिस्कवर करनी है, और फ्यूचर में नंबर और इंक्रीज होगा, और आगे हम और भी बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें नहीं पता है. ऐसे बहुत सारी और मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्टिल प्रेजेंट है अर्थ पे, जो स्टिल प्रेजेंट है यहाँ पे, और हमें हमें उसके बारे में तो पता नहीं है, डिस्कवरी नहीं हुई है, या फिर उसके बारे में हम अब तक स्टडी नहीं किया. दिस इज व्हाट बायोडाइवर्सिटी इज. This refers to the biodiversity or the number and types of organisms present on the earth. So ये सबसे compressed way में biodiversity की definition. Bio means living and diversity means diverse, कितनी variety. So जब भी living world में हमें variety देखने को मिलती है, that is what biodiversity is. Word को break करके easily उसका meaning समझ में आ जाता है. अगर आपको कोई word problem दे रहा है, problem आपको समझ नहीं आ रही इसका मतलब क्या है, आप ट्राई करिए उसको ब्रेक करने का. जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो वर्ड कहना क्या चाहता है, या फिर आप उसकी डेफिनेशन खुद से भी फॉर्म कर सकते हैं. We should remember here that as we explore new areas or even the old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in your own area by their local names. Okay. So, अगर हम जहाँ कोई न्यू एरिया एक्सप्लोर करते हैं, या फिर हम कोई पुरानी ऐसी एरिया एक्सप्लोर करते हैं जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर की हुई है, फिर भी वहाँ पे भी हमें बहुत सारी न्यू वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं. सो ये लाइन ये बताना चाहता है कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में. अब हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को देख लिया, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया. आइडेंटिफाई करना मतलब होता है देख लिया, जान लिया कि हाँ ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है अर्थ पे. किसी को जानने के बाद से हम क्या करते हैं, अगर आप कभी पहली बार किसी से मिल रहे हो, पहले क्या करोगे, आप उसको देखोगे, आप उसको जानोगे, हाँ इससे मैंने कभी मिला नहीं है पहले. उसके बाद आप क्या करते हो, उससे उसका नाम पूछते हो. तो यहाँ पे भी ना सेम चीज होती है. पहले हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका हम नाम रखते हैं, कि चीजों को जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको एक स्पेशलाइज नेम दिया जाता है, एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, जिससे वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाने जाते हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know plants and animals in your own area by the local names. हर एरिया का एक पर्टिकुलर लोकल नेम होता है. जैसे बहुत जगह जो ब्रिंजल होता है उसको बहुत जगह बैंगन बोलते हैं, और बहुत जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं. मुझे तो नेम्स नहीं पता है इसके, बट हाँ मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट हर एक जो स्टेट होता है, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम्स होते हैं. अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी डिफरेंट स्टेट में लेना हो, बट आपको एक ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं पता जिससे सब उसको जानते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको समझ ही नहीं आएगी आप क्या नाम लो जिससे सामने वाले को समझ में आए कि आपको चाहिए क्या, ही नीड क्या है. तो ये प्रॉब्लम यूजुअली होती थी ऑर्गेनिजम्स को लेके, जब उनके कोई नेम नहीं थे, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं थे, तो फिर सब अलग अलग जगह के अलग अलग लोकल नेम्स होते थे. Probably you would recognize the confusion that be created if did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. Hence, there is a need to standardize the name of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world.
दिस प्रोसेस इज नोन एज नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद से आइडेंटिफाई करने के बाद से जब नेम की बारी आई तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग नेम्स, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो फिर हमने सोचा कि एक स्टैंडर्डाइज्ड नेम देते हैं, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पूरे वर्ल्ड में एक ही नेम होगा। चाहे आप उसको किसी भी कोने में जाए और उस चीज़ को ढूंढे, अगर आप वो नेम लेंगे तो उसका मतलब वही होगा जो जिस जिस चीज़ का वो नेम है। हर कोई समझ जाएगा जब आप उस नेम को यूज़ करेंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान समझ जाएगा, किसी से भी जाके पूछेंगे तो ऑब्वियसली अगर उसको उतना नहीं पता है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो नहीं समझ पाएंगे। बट या जो एक नॉर्मल नॉर्मल पीपल है, एक एजुकेटेड पीपल है, उनको समझ में आ जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें। ऑब्वियस अब आपने जब नेम कर दिया तो उससे कुछ तो रूल्स होंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी नाम रख दो किसी भी चीज़ का। स्टैंडर्डाइज नेम है तो वो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। किसी स्पेसिफिक पर्सन के ने इसका नाम रखा होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में जिस नेम से वो पर्टिकुलर चीज़ जानी जाती है, तो ज़रूर कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो किए गए होंगे, तभी ये नेम रखा गया होगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी और को भी अगर नेम किसी न्यू चीज़ कोई और फाइंड करता है और उसको उसका नेम रखना है, तो उसको भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते होंगे। और ऐसा पॉसिबल है कि हम नेम बार बार चेंज कर दें, बट अभी तक हमने कोई नेम चेंज नहीं किया और नेम चेंज होते भी नहीं है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. तो आपको सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब करना होगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि उसके फीचर्स क्या है, एग्जैक्ट फीचर आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया और हो गया, आपको अच्छे से एकदम डिटेल में पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। एंड वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड टू। किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को नेम देने से पहले ना हम ये देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म किस किस ऐसे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी उसे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, वो प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड हो चुका है। तो हम रिलेट करते हैं कि ऐसा कौन सा वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म हमने एक्सप्लोर किया है, हमने आइडेंटिफाई किया है, वो किस पुराने ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लोर कर लिया है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको नेम देते हैं। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures. As I said, एक particular rules होते हैं, एक particular procedure होता है to assign the scientific name to each organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, specific names are based on the agreed principle and criteria, which are provided by the International Code of Binomial Nomenclature. तो ये एक पर्टिकुलर टीम है जो जो बॉटनिकल नेम देती है, जितने भी प्लांट्स डिस्कवर होते हैं उनको नेम यही प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। ऑब्वियसली जब प्लांट्स की नेम हो गई तो माइक्रोब्स की सॉरी एनिमल्स की नेमिंग की टाइम है। सो जब हमें एनिमल को नेम देना होता है तो एनिमल के जो टैक्सोनमिस्ट होते हैं वो नेम एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर देते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसके लिए, विच इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द स्पेसिफिक नेम्स इंश्योर, ये दोनों नेम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो कि इस पे प्रीवियस क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द स्पेसिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन। अब ये जो सिस्टम्स होते हैं, जो साइंटिफिक सिस्टम्स, ये जो पूरे सिस्टम बनाए गए हैं, वो सब ये इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम हो। ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, एक न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, पूरे रूल्स को फॉलो किए गए और उसका एक नाम रखा गया। थोड़े टाइम के बाद से एक और साइंटिस्ट ने आया और उसने भी सारे रूल्स फॉलो किए और उसने एक और नाम रख दिया। अब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के दो नेम हो गए। इस केस में जो सबसे पहले जिसने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम दिया था वो वैलिड होता है, बाकी सारे नेम्स इनवैलिड हो जाते हैं। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम होगा जो सबसे पहले उसे मिला होगा। उसके बाद भले ही बाकी सारे नेम्स एग्जैक्टली एकदम सही हो, लेकिन फिर भी सबसे पहला वाला नेम ही वैलिड रहेगा। The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organisms could enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used to any other organisms. ये सब इंश्योर करते हैं कि एक ही नेम हो हर ऑर्गेनिज्म का और वो नेम रिपीट ना किया गया हो, मतलब दूसरे में भी वो सेम नेम ना यूज कर दिया गया हो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेमिंग होती कैसे, नेमिंग का क्या रूल्स हैं,
क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है साइंटिस्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देने के लिए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो रूल्स है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड यही रूल्स फॉलो करता है, आइदर इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहाँ से बिलोंग करता है और कहाँ की ऑर्गेनिज्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको यही रूल फॉलो करना है उसको किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के लिए। To provide a scientific name to no organisms, each name has two components: the generic name and the specific epithet. ये फर्स्ट वाला होता है और ये सेकंड होता है। सबसे फर्स्ट वाला नेम होता है जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। अब क्योंकि यहाँ पे दो आपको दिख रहा है कि दो पार्ट्स में नेम है, एक जेनेरिक नेम एंड द सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑब्वियसली दो है, तो दो को हम लोग बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नेम देना। यहाँ पे दो टर्म्स यूज किए गए, दो पार्ट्स में नेम है, इट इज द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। यूजुअली हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करते हैं नेमिंग करने के लिए। सो दिस इज अ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्लस लीनियस। कार्लस नीलियस का नाम इस चैप्टर में बहुत बार आया, मतलब 80% इस चैप्टर में इन्हीं साइंटिस्ट का के बारे में बताया गया, और इन साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरी की है जिसके बारे इस चैप्टर में जिसके बारे में दिया गया उसमें से 80% चीजों की डिस्कवरी इन्होंने ही की है या फिर उसके डिस्कवरी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, आपको इस चैप्टर में याद रखना ही पड़ेगा ये नेम, और सुनते सुनते याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत जो बॉटनिकल नेम्स होते हैं या फिर zoological नेम्स होते हैं वो सुनते सुनते याद हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। आप जब चैप्टर को 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रीड करोगे, तो अगर आपने सुना होगा तो जो भी नीट के टॉपर्स वगैरह होते हैं वो बहुत बार एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको भी उनके ऐसा बहुत बार एनसीईआरटी बुक पढ़ो, बट स्टिल जब आप एनसीईआरटी बुक बहुत बार पढ़ते हैं ना, फिर किसी चीज को रिविजन करते हैं ना, तो वो जो नेम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। नेम से ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, नेम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। स्टिल नहीं याद हो रहे हैं तो जो जो पर्टिकुलर नेम्स हैं जो नहीं याद होते हैं उनको आप एक पेपर पे लिख के, और जहां भी आप जाते हैं घर में, फ्रिज पे, किचन में, अपने स्टडी टेबल पे आप उसको चिपका सकते हैं। जब भी आप वहां से गुजरेंगे तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको वो एक माइंड में रहेंगे कि हाँ ये पढ़ा था ये पढ़ा था। या फिर आप सोने से पहले भी उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आप जब सोएंगे तो आपके माइंड में वो चीज चलती रहती है, इससे अच्छी रिमेम्बरिंग होती है और आपको चीजें इजिली याद भी हो जाती है। ओके, सो लेट अस टेक द एग्जांपल। सो अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया है कि कैसे नेमिंग दी जाती है। यहाँ पे मैंगो एग्जांपल लिया गया है एंड मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। इस चैप्टर में जितने एग्जांपल्स दिए गए हैं, जितने भी एग्जांपल्स, जितने भी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेट अस नाउ हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। ठीक है, यहाँ पे दो नेम है, पहला वाला जेनेरिक है, दूसरा वाला स्पेसिफिक एपिथेट है। अब इसके नेम, हमने जो नेम लिखा है ये लिखा कैसे है, पॉसिबिलिटी है कि कोई भी नेम आ जाए, मान लो जैसे मैंगो का ये आ जाए एग्जाम्पल में कि मैंगो का 4 ऑप्शन है, इनमें से सही नेम, सही तरीके से कौन सा नाम लिखा गया मैंगो का, मैंजिफेरा इंडिका सब में लिखा हो लेकिन सब में कुछ डिफरेंट हो, तो आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सही नेम है और कौन सा गलत नेम है। सबसे फर्स्ट रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम का ओरिजिन होता है लैटिन और जब हम उसको हैंड रिटन करते हैं तो वो लिखते हैं इटैलिक्स में। इटैलिक्स मतलब तो टेढ़ा लिखते हैं फॉन्ट, वो होता है इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड एंड डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ पे डिस्कवर किया गया, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उसका नेम लैटिन में ही होगा। लैटिन में इसलिए होता है क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। अगर वो इंग्लिश में, चूंकि इंग्लिश तो आजकल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑलमोस्ट हर कंट्री में इंग्लिश तो हर किसी को आती है। इंग्लिश इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज में कुछ टाइम के बाद से कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। अब लैंग्वेज में चेंज आएंगे तो इनके नेम भी चेंज करने पड़ेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार चीजों को, नामों को चेंज करते रहो, फिर जिसको, जो साइंटिस्ट वगैरह को ये चीज रिमेंबर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बार बार चीजें चेंज होती रहेंगी ना लैंग्वेजेस वगैरह। इसलिए इसको लैटिन में किया गया है, सारे नेम्स हम लैटिन में लिखते हैं क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, अब कोई बोलता नहीं है तो चेंजेस होंगे नहीं उसमें, इसीलिए हमने सारे बायोलॉजिकल नेम्स को लैटिन में लिखते हैं। ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन रूल्स से अगर जो एग्जाम होता है 11th क्लास का या फिर
बोर्ड्स होते हैं उन सब जो 11th क्लास एग्जाम में सब आ सकते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राइट द रूल्स ऑफ द बायनोमियल nomenclature. The first word is the biological name represents the genus while the second component denotes the specific epithet. First वाला जो होता है वो genus होता है और second वाला जो होता है वो होता है specific epithet. Both the words in the biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics. जैसे मैंने कहा italics वाला वो font जैसे थोड़ा टेढ़ा सा नहीं होता है वो होता है italics वाला font. हम उसको जब प्रिंट करते हैं या फिर जब हाँ लिखते हैं तो वो इटैलिक से फॉर्म में लिखते हैं और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही साथ अंडरलाइन करते हैं, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है. The first word denoting the genus starts with a capital letter. Very important. तो जीनस होता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, while the specific epithet का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है स्मॉल. स्पेसिफिक एपिथेट का कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस मैंजिफेरा इंडिका. अब इसमें एक और चीज होती है, अगर आपको साइंटिस्ट का नाम भी ऐड करना होता है जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है जिसमें 3 नेम्स होते हैं, तो पहला हो गया जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट और तीसरा जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था उसका एब्रिब्रेटेड फॉर्म में नेम लिखना. फॉर एग्जाम्पल मैंजिफेरा इंडिका लिन. Okay, since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. Okay, अब 1.8, 1.7 to 1.8 million species discover हुई हैं. अगर 1.7 to 1.8 million species को हमें पढ़ना पड़े तो imagine it is next to the impossible. इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन का सिस्टम अडॉप्ट किया है. क्लासिफिकेशन मतलब होता है सिमिलर चीजों का एक ग्रुप बना देना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉल में जाते हो, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, तो यहाँ पे हर चीजों का एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है. जैसे पल्सेस का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वेजिटेबल्स का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, जो भी स्पाइसेस वगैरह है उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है. तो हर चीजों का एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिससे आपको ईजी होती शॉपिंग करने में. अगर सारी चीजें मतलब ऐसे बस रखी होती और आपको ढूंढना पड़ता, ऐसे स्पाइसेस वेजिटेबल्स में मिले हुए हैं, वेजिटेबल पल्सेस में मिले हुए हैं, तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता. इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमारे पास चीजों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. Classification is the process by which anything is grouped into the convenient categories based on easily observable characters. For example, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे, सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी एग्जाम्पल है जिससे आपको ये जो 2.5 लाइन की डेफिनेशन ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी. For example, we easily recognize such as plants or animals or dogs, cats, etc. The moment we use any of these terms, we associate a certain characters with the organisms in that group. What do you imagine if you see? What do you see when you think of a dog? Obviously, you will see a dog, not a cat. मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इमेजिन अ डॉग, मतलब एक डॉग को आप इमेजिन कीजिए, तो ऑब्वियसली आप एक डॉग को ही इमेजिन करेंगे ना, कैट को तो इमेजिन नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि डॉग में ये कैरेक्टर्स होते हैं, ये ऐसा दिखता है डॉग. सिमिलरली तो क्लासिफिकेशन का भी यही बेसिकली यही इसी पे बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है. ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन किया जाता है. Now, if we were to think of an Alsatians, we know that we are okay. So we are know that what you are thinking about. Similarly, suppose when you say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs. Mammals की definition होती है, mammals mammary glands होते हैं and उनके external ears होते हैं and body hairs होते हैं. एल्सेशियन एक ब्रीड है डॉग की, यूजुअली ये ऑफिसर्स डॉग होता है जो ऑफिसर्स के साथ नहीं रहते हैं, वो वाले उस ब्रीड के ये डॉग्स होते हैं, ये उनकी एक ब्रीड होती है, डॉग की एक ब्रीड है. Likewise in the plants, if you try to talk of a wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice, obviously, for any other or any other plants.
मतलब सिंपल सी चीज है कि आपको पता है कि आप क्या वीट है, क्या राइस है, क्या डॉग है, क्या कैट है, कौन सी चीजें क्या है, आपको सब पता है। कैसे? उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स से। तो सेम उसी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. ठीक है, ये सब एक कैटेगरीज भी हैं। अब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, राइस के अंदर बहुत सारी वैरायटी की राइस आती है, एनिमल्स के अंदर तो बहुत ह्यूज कैटेगरी, बहुत सारे एनिमल्स आएंगे। The scientific terms to these categories is a taxa. अब यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से टैक्सा का ना एक अच्छा सा मीनिंग समझाया कि व्हाट एक्चुअली टैक्सा इज। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Taxa बहुत ही ज्यादा different levels पे indicate करता है चीजों को। For example, plant also form a taxa. Wheat is also a taxa. मतलब छोटे और बड़े दोनों ग्रुप को हम डिफरेंट टैक्सास बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीट अपने आप में भी एक टैक्सा है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीट आते हैं, एंड प्लांट भी एक टैक्सा है जिसके अंदर वीट टैक्सा आता है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? मतलब प्लांट्स भी एक टैक्सा है, वो एक बड़े लेवल का टैक्सा है, और वीट भी एक टैक्सा है जो कि एक छोटे लेवल का टैक्सा है। प्लांट टैक्सा में वीट टैक्सा भी आता है, और वीट टैक्सा में जो भी रिस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ वीट्स होते हैं वो सारे उसके अंदर आते हैं। सिमिलरली मतलब कि टैक्सा दो डिफरेंट लेवल्स में होता है, बड़े लेवल्स में भी और छोटे लेवल्स में भी। बड़े लेवल्स में छोटे वाले इंक्लूडेड होंगे और छोटे में उनके जो भी रिस्पेक्टिव होंगे वो इंक्लूड होंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स वाले। Similarly, animals, mammals and dogs all are taxa, but you know that dogs is a mammal and mammals are animals. एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि एनिमल भी टैक्सा है, मैमल भी टैक्सा है, डॉग भी टैक्सा है, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल, डॉग एक मैमल है और मैमल एनिमल्स है। मतलब मैमल के अंदर डॉग्स भी एक टैक्सा हो गया, तो मैमल के अंदर डॉग टैक्सा आ जाएगा और एनिमल्स के अंदर मैमल टैक्सा आ जाएंगे। मतलब एनिमल्स के अंदर डॉग टैक्सा और मैमल्स टैक्सा, ये दोनों आ जाएंगे। Therefore, animal, mammals and dogs represent taxa at different levels. Here, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process is known as taxonomy. Classification के process को क्या बोलते हैं? Different taxas को level by level classify करने को क्या बोलते हैं? Taxonomy बोलते हैं। External, internal, आप taxonomy के लिए बहुत सारी चीजें देखते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट का क्या स्ट्रक्चर, वो सब देखते हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेस देखते हैं, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हियर कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टैक्सोनॉमी के। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर जाना, सबसे पहले हमने कैरेक्टर ही देखा था, क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फिर आइडेंटिफाई करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग करना, नोमेनक्लेचर नेमिंग करना। अब आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में ना ये सब होता है, बट एक और चीज होती है सिस्टमैटिक्स में इन सबसे ज्यादा, विच इज द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है ना कि आप इवोल्यूशनरी स्टडी भी कर रहे हो, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व है, कैसे आया है वो भी स्टडी करना सिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। मतलब आप सिस्टमैटिक्स में इवोल्यूशनरी स्टडी भी कर रहे हो, विच इज द फाइलोजेनी। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more in about the various kinds of organisms. Taxonomy कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से क्लासिफिकेशन हो रहा है, बहुत पहले से टैक्सोनॉमी हो रही है। ऐसा नहीं कि आज या कल में किसी साइंटिस्ट ने उठ के टैक्सोनॉमी बना दिया है, बहुत ही पुराना मेथड है, बहुत ही पहले से हो रहा है टैक्सोनॉमी। हाँ, अब बट हर टाइम में ना क्लासिफिकेशन के जिस चीजों पे बेस्ड क्लासिफिकेशन होता था ना वो अलग अलग होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्ली डेज की बात करें तो उस टाइम जो बेसिक नीड होती थी, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये सब थे क्लासिफिकेशन के लिए मेथड। मतलब इन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन होते थे, लोगों के यूजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता था वेरियस ऑर्गेनिजम्स को।
तो टाइम के साथ साथ क्लासिफाई करने के जो जिस चीज़ों पे क्लासिफाई करते हैं वो चीज़ें बदल गई, बट हाँ क्लासिफिकेशन अभी भी है और उस टाइम पे भी हम क्लासिफिकेशन करते थे. Human beings were since long not only interested in knowing more and more about different kinds of organisms and their diversities, but also in the relationship among them, which is the phylogeny. This branch of study we refer to as systematics. Same है, इसमें भी characterization होगा, nomenclature भी होगा, identification भी होगा, classification भी होगा, but इसमें एक और चीज extra होगी which is phylogeny. इतना ही difference है systematics में और taxonomy में. अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक्स में जब फाइलोजेनी आता है उसका इवोल्यूशनरी स्टडी थोड़ा उसके पास पढ़ना पड़ता है एनिमल्स का, तो सिस्टमैटिक्स का भी पास पढ़ लेते हैं कि नेम आया कहाँ से है. तो सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड, अगेन लैटिन वर्ड सिस्टेमा साया है, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कार्लस लीनियस, जैसे मैंने कहा था इस चैप्टर में इस इंसान का नाम बहुत 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 बार आया और बहुत इंपॉर्टेंट भी रोल प्ले किया है इस पूरे चैप्टर में इन साइंटिस्ट ने. यूजेस सिस्टेमा नेचुरल, एक उनकी बुक का नाम था. ओके, सो सिस्टमैटिक्स से जो सिस्टेमा वर्ड है, इन्होंने ये सेम नेम अपने बुक को भी दिया था और इन्होंने वो बुक पब्लिश की थी एज अ टाइटल ऑफ सिस्टेमा नेचुरे. The scope of the classification systematics takes into the account evolutionary relationship of between the organisms. As I said, इसमें एक और चीज होती है, सेम टैक्सोनॉमी जैसी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी होता है, एक और चीज जो इसमें एक्स्ट्रा होती है विच इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टमैटिक्स का, अदरवाइज दे बोथ आर सेम. ये इकलौती डिफरेंट चीज है जिसको डिफरेंट बनाती है. तो वी आर डन विद द टुडेज क्लास, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड द टैक्सोनॉमिक एज. ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. नेक्स्ट 2 क्लासेस और लगेंगे मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करवाने में, एंड देन this chapter will be completely completed. I hope you liked today's lesson. I hope you understand today's class, and if you do so, do not forget to like, share and subscribe.